मुंबई में जेजे अस्पताल के बाहर बार्ज P305 जहाज के डूबने की वजह से मारे गए कर्मचारियों के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने समुद्र से तेल निकालने वाली कंपनियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ लापरवाह रवैया अपनाया और शर्त रख दी कि जब तक कंपनी के मालिक नहीं आएंगे वो शवों को लेकर नहीं जाएंगे। किसी ने इतनी सी हेल्प किन्हीं की नहीं की। इन लोगों ने उनको पानी में पुश किया है कि तुम जाओ और जो बच सकता है वो बच के आ जाओ। मालिक तो नहीं आए, लेकिन कंपनी का एक अधिकारी हंगामा शांत कराने के लिए वहां पहुंचा, जिसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों को शांत कराने की कोशिश होती रही, लेकिन मरने वालों के परिवार वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। शांति से लगा, आप फोन करो। बार बार समझाने के बाद भी बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जैसे वो मरा वैसे आप लोगों को मैं मारूंगा, मैं बोलता हूं आपको। ये हालात तब थे जब उस अधिकारी ने कंपनी की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया। अभी तुरंत 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। इस बीच तूफान की चेतावनी के बावजूद अरब सागर में काम जारी रखने पर जहाज के कैप्टन राकेश बल्लभ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। इस मामले में उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का इल्जाम लगाया गया। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि पुलिस की एफआईआर में कैप्टन राकेश बल्लभ समेत कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनकी शिकायत बाज P305 जहाज के इंजीनियर ने पुलिस से की थी और दावा किया था कि मौसम विभाग की ओर से जानकारी देने के बावजूद कैप्टन ने कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से जहाज तूफान में फंस गया और कई लोगों की जान चली गई। जिसके बाद राहत बचाव के दौरान अब तक 51 लोगों के शव बरामद हुए, जिनमें सिर्फ 23 की पहचान हो पाई, जबकि बाकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और जो पहचान भी हो पाई वो जेब से मिले कुछ कागज और दस्तावेज के आधार पर, क्योंकि शवों की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। 100 बात की एक बात यह कि पहले तो किसी अपने को खोने का गम, उसके बाद शव की पहचान करना भी मुश्किल। इसने उन कर्मचारियों के परिवार वालों को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। ऊपर से तूफान की चेतावनी के बावजूद तेल निकालने का काम जारी रखने का कंपनी पर आरोप लगा। हादसे के लिए परिवार वाले कंपनी को ही दोषी मान रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि गढ़चिरौली के जंगलों में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 13 नक्सली मार गिराए। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के C60 कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल रही। C60 कमांडो को घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसके लिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारें मिलकर काम करेंगी। छत्तीसगढ़च्या लोकांनी आपल्या सेवेत जर केलं पाहिजे त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन में कुछ लड़के पार्टी करने के मकसद से घूमते पकड़े गए। बताया गया कि ये लड़के उत्तर प्रदेश से वहां मस्ती करने के लिए पहुंचे थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए कान पकड़कर मुर्गा बनवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी गलती न दोहराने का वादा भी किया। इस बीच एक पुलिस वाले ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब की एक बोतल मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों का पारा और चढ़ गया और उन्होंने उन लड़कों को 1 घंटे तक इसी तरह मुर्गा बने रहने की सजा दी। दारू की बोतल देखो। लॉकडाउन तोड़ने पर लड़कों को सबक सिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। 100 बात की एक बात यह कि इस महामारी से देश को लड़ते हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इसे 1 साल में हम ये भी नहीं समझ पाए हैं कि बिना कारण घर से निकलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इतनी सी बात समझने के लिए भी हमें पुलिस की सख्ती की जरूरत पड़ रही है और इसी काम के लिए सड़कों पर पुलिस को तैनात रहना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को पैसा पहुंचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में मौजूद हथियारों के सप्लायर को पाकिस्तान से बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए कैश को एक सीक्रेट कोड की मदद से बिटकॉइन में बदला जाता है और जब ये वर्चुअल करेंसी हथियारों के सप्लायर को मिल जाती है, वो आतंकियों को उसके बदले हथियार दे देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रकम बचती है तो वो भी आतंकियों को दे दी जाती है। टेरर फंडिंग के इस नए तरीके पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और वो जल्द ही इस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने से डटे किसानों के आंदोलन पर भी कोरोना का असर पड़ता दिखने लगा। आंदोलन में अब तक शामिल रहे एक संगठन ने कुछ वक्त के लिए आंदोलन को रोकने की अपील कर दी।
जिसके पीछे उसने कोरोना वायरस से 2 आंदोलनकारी किसानों की मौत को वजह बताया। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया। ये हमारे 2 किसान सिंधु बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा। हालांकि पिछले कुछ वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की गिनती में भी भारी कमी दिखी है। गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट खाली दिखाई दिए। जहां हजारों किसानों का खाना बनता था, वहां खाना बनाने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन खाने वाले नहीं दिखे। सैकड़ों लोगों की सभा करने के लिए बनाया गया पंडाल बिल्कुल खाली दिखाई दिया। जहां हर वक्त किसान एकता के नारे गूंजा करते थे, वहां इक्का दुक्का किसान ही चहलकदमी करते हुए दिखते हैं। किसानों की गैर मौजूदगी यहाँ पर है। अगर यहाँ के हालात की बात करें तो जिस तरह से पुलिस सूत्र और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि तकरीबन जो है 50 से 100 के बीच में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे अलग अलग टेंट में। टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का पहले जैसा जमावड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ आंदोलनकारी अब भी मौजूद हैं। इन किसानों को कोरोना तो कोई बीमारी ही नहीं लगती। किसी भी साथी का आज तक कोई कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। सभी अब बकवास है, ढकोसला है। ऐसा कैसा जादू है कि जो बंगाल में चुनाव होता तो कोरोना चली जाती है, जब किसानों की बारी आती है तो कोरोना आ जाती है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी पहले जैसी भीड़ नहीं है। टेंट और शामियाने तो पहले जैसे ही हैं। कूलर भी लगे हैं और कुछ जगहों पर एसी का भी इंतजाम है, लेकिन किसानों की चहल पहल काफी कम है। सौभाग्य की बात यह कि एक किसान संगठन ने ही किसानों से बॉर्डर खाली करने की अपील की है और यह अपील इसलिए की है ताकि किसान सुरक्षित रह पाए। शायद बड़ी संख्या में किसान भी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए सीमाओं पर लगे किसानों के बहुत सारे तंबू अब खाली दिखने लगे। कोरोना की मार झेल रही पर्यटन से जुड़ी कंपनियों ने अब सैर सपाटे के साथ वैक्सीन का ऑफर देना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि दिल्ली की एक कंपनी सैलानियों को 25 दिनों के लिए रूस घूमने का ऑफर दे रही है, जिसके तहत वहां स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवाई जाएंगी। बताया गया कि पहली डोज रूस पहुंचने के अगले ही दिन लगा दी जाएगी, जबकि दूसरी वहां रहते हुए 21 दिन बाद। इस ऑफर के लिए एक पर्यटक को 1,70,000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी को भरोसा है कि उसका यह प्लान मंदी से उबरने में उसकी मदद करेगा। आज के टाइम में रशिया का ट्रैवल ओपन है, डायरेक्ट फ्लाइट भी चल रही है, तो हम व्यक्ति को रशिया लेके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि यह लड़का पिछले कई दिनों से गांव की एक लड़की का पीछा कर रहा था, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो उस लड़के को एक खेत में ले जाया गया और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में 3 लोग मिलकर लड़के पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो लोग उस लड़के को जान से ही मार डालेंगे। इस बीच जमीन पर गिरा वो लड़का गांव वालों से मारपीट नहीं करने की गुहार लगाता रहा, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह बीच खेत में काफी देर तक उस लड़के की पिटाई की गई, जिससे उसे चोटें भी आईं। हालांकि बाद में गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि किसी लड़की या महिला का पीछा करना संगीन अपराध है, जिसके लिए पुलिस, थाना, हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था है। लेकिन हम लोगों को कानून से मदद मांगने के बजाय कानून हाथ में लेने की बुरी लत पड़ चुकी है और उसी चक्कर में हम खुद को ही कानूनी झंझट में फंसा लेते हैं। सेना के लिए हथियार बनाने और रिसर्च करने वाले DRDO ने एंटीबॉडी की जांच करने के लिए खास तरह की किट तैयार की है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि डिप्कोवैन नाम की इस किट से महज 75 मिनट में यह पता चल जाएगा कि किसी के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं। और इस किट से एक टेस्ट की कीमत भी करीब 75 रुपए ही रखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर बनाई गई DRDO की इस किट को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी। इससे पहले दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल पर इसका टेस्ट भी किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से मंडियों में रखा गेहूं बर्बादी की भेंट चढ़ गया, जिससे उन किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं जो पिछले कई दिनों से इन मंडियों में अपनी फसल के बिकने का इंतजार कर रहे थे। फतेहपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में किसान पानी से भीग चुके गेहूं को सुखाने की कोशिश करते दिखाई दिए। मंडी में कई जगह पानी भरा हुआ नजर आया। इसके अलावा गेहूं की कई बोरियां तो पूरी तरह डूबी दिखी। इस मौके का जानवरों ने भी खूब फायदा उठाया, लेकिन नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। बड़ी समस्या है। बताया गया कि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा।
हालांकि बाद में किसानों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया गया। जैसे ही मौसम सही होता है सारे किसानों को गेहूं तोड़ दिया जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें चंदौली से भी सामने आई। वहां भी मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद हो गया। कई और जिलों की मंडियों और गोदामों में बदइंतजामी की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां प्रशासन की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये बारिश टाउटे तूफान की वजह से हुई और देश के कई राज्यों की तरह यूपी और मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई। लेकिन इन राज्यों के कई शहर ऐसे हैं जहां के प्रशासन को यह ख्याल ही नहीं आया कि इस बारिश में मंडियों और गोदामों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तो लापरवाही की हद ही हो गई। वहां मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद अनाज मंडी में गेहूं खुले में पड़ा रहा और रात भर बारिश में भीगता रहा। हरदोई की इस मंडी में बहुत सारा गेहूं तो ऐसा था जो किसान बेचने के लिए लाए थे लेकिन बेच नहीं पाए। यही नहीं, बिका हुआ गेहूं भी वहां आसमान के नीचे पड़ा रहा। कुछ यही बदइंतजामी दिल्ली के पास नोएडा में भी दिखी, जहां के सरकारी गोदाम में रखा करीब 100 टन गेहूं बारिश की बलि चढ़ गया। वहां न केवल खुले में पड़ा गेहूं भीगा बल्कि गोदाम के अंदर रखा बहुत सारा गेहूं भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया, क्योंकि गोदाम की छत टूट गई जिससे बारिश का पानी अंदर घुस गया। अनाज की बर्बादी की तस्वीरें केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी आई, जहां के नरसिंहपुर का सरकारी खरीदी केंद्र किसी तालाब से कम नहीं लगा। वहां इकट्ठा हुए पानी में बोरियों में पड़ा गेहूं सड़ता रहा। यही नहीं, अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के लिए बाद में गोदाम के कर्मचारी भीगा अनाज वहां से हटवाने लगे। लेकिन इस बदहाली से किसान बहुत नाराज दिखे, क्योंकि वो कई दिनों से अपना अनाज बेचने का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों गेहूं 4 दिन से पड़ा है, तो बाढ़ आना नहीं, इसी कारण हम लोगों गेहूं पानी गिर गया, पूरा गेहूं खराब हो गया। इस समय गेहूं की फसल कट चुकी है, जिसे लेकर किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन लगातार हुई बारिश और प्रशासन की अनदेखी से उनका नुकसान हो गया। सौभाग्य की बात यह कि तूफान की वजह से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कई दिन पहले जारी कर दिया था और यह भी बता दिया था कि कुछ राज्यों में भी आफत बरसेगी। लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद का सीजन होने के बावजूद कई जिलों की मंडियों में खरीदे जा चुके या बेचने के लिए लाए गए गेहूं को भीगने से बचाने का इंतजाम नहीं दिखा। केंद्र सरकार ने टूल किट मामले में ट्विटर की ग्लोबल टीम को एक चिट्ठी लिखकर कड़ी आपत्ति जताई। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने कोरोना पर सरकार की कोशिशों को बदनाम करने वाली जो टूल किट ट्विटर पर पोस्ट की थी, उसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। यानी ट्विटर ने अपनी जांच में पाया कि उस टूल किट में हेरफेर किया गया। केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए वो उन ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा दिया। सरकार ने चिट्ठी में लिखा कि एजेंसियों की जांच से ही तय होगा कि उन ट्वीट का कंटेंट सही है या गलत, न कि इस बात को ट्विटर तय करे। सरकार ने यह भी लिखा कि भारत के कुछ राजनेताओं ने जो टूल किट बनाई थी उस पर किए ट्वीट को इस तरह से टैग करना गलत है, क्योंकि वो नेता केंद्र सरकार की कोरोना के खिलाफ चल रही कोशिशों को बदनाम करने का काम कर रहे थे। बिहार के मुंगेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक ही मोहल्ले के 3 दोस्त सुबह करीब 10 बजे नदी में नहाने गए थे, तभी वो पानी में डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही घाट पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रशासन की टीम भी कुछ गोताखोरों के साथ घटना वाली जगह पर पहुंच गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ गोताखोर नदी में एक नाव की मदद से लापता हुए लोगों को ढूंढते दिखे। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों की भीड़ भी किसी अच्छी खबर के इंतजार में डटी रही। इस हादसे में एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़के जिंदा वापस नहीं आ पाए। दो तो डूब गया था ना, उसी को बचाने के लिए राहुल कुमार कूदा, वो भी डूबने जा रहा था, उसको किसी तरह ग्रामीण लोगों ने निकाला उसको। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। सौभाग्य की बात है कि नदी में डूबने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग इसी तरह नदी में नहाने के दौरान अपनी जान गंवा चुके, लेकिन हम ऐसी घटनाओं से भी सबक नहीं लेते और जोश में अपनी जान दांव पर लगा देते। मुंगेर में भी यही हुआ, जहां नदी की गहराई का अंदाजा उन 3 दोस्तों को नहीं लगा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां की भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि शोभनदेव चटर्जी ने भवानीपुर सीट खाली कर दी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ममता वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है और वो वहां से 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई और ऐसी स्थिति में सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर किसी सीट से विधायक का चुनाव जीतना होगा। खबर है कि शोभनदेव चटर्जी ने अपनी सीट इसीलिए छोड़ दी और ये बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया। किसी को प्रेशर नहीं है, कोई हमको कुछ नहीं बोला जो आपको करना होगा,
ये आपको छोड़ना होगा, कोई नहीं बोला। मैं अपनी सिद्धांत दिया कि हमारे लीडर के लिए मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। यूपी में लागू लॉकडाउन के बावजूद गाजीपुर में हुई एक कुश्ती प्रतियोगिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसमें पहलवान और दर्शकों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस दंगल में दिखे। पहलवान हो या दर्शक, किसी के चेहरे पर न मास्क दिखा न कोरोना का खौफ। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। अखाड़े में पटकनी देते पहलवानों को देख लोग सीटी और तालियां बजाते दिखे। हद तो तब हो गई जब जीते हुए पहलवान को गले लगाने के लिए वहां होड़ मच गई। इतना ही नहीं, विजेता पहलवान को पहनाने के लिए मालाएं भी बांटी गई, लेकिन मास्क दूर दूर तक नहीं दिखे। अब इस मामले में पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बात की बात यह कि जान रही तो मौज मस्ती बाद में भी हो सकती है। सरकार ये बात कह कर थक चुकी है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, लेकिन अब भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को ना अपनी फिक्र है और ना ही अपने आसपास के लोगों की।